हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 मेरे चैनल पे पहले से ही है। आई हैव अपलोडेड द लेक्चर नंबर 1 ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। थर्मोडायनामिक्स लाइक थर्मोडायनामिक्स बताता क्या है और ये कैसे आया था और हम लोग कैसे इसको पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है। और इसकी कुछ लॉज होती हैं, ज़रूरत फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो सब बेसिकली उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है वो मैंने डिस्कस कर लिया था। और तीसरी बात मैंने डिस्कस कर ली थी कि बेसिक अपना यूनिट कन्वर्जेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ना अभी थर्मोडायनामिक्स में के कुछ पार्ट है, पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। एंड द पार्ट इज बेसिकली सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम है क्या? तो सिस्टम इज बेसिकली पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक कंसीडरेशन। बेसिकली आप इस सिस्टम को बहुत नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो कि आप जिस चीज के बारे में स्टडी करते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, दैट इज योर सिस्टम। लाइक अगर मान लो अभी मैं बोल रही हूँ ये चौक जो है इट इज सिलिंड्रिकल इन, जब अगर हम इस चौक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चौक को ध्यान से देख रहे हैं, तो अभी हमको बस इस चौक के बारे में पता करना है, ओके। तो सबसे पहले बात क्या होगी, आप लोग बोलोगे ठीक है चौक एक सिलिंड्रिकल साइज शेप में है एंड इट्स मिडिल ऑफ माई फिंगर, ठीक है। और दूसरा इट्स वाइट इन कलर। तो ये बेसिकली चौक के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे लिए सिस्टम हो गया। अब इसके अलावा जो भी चीज है दुनिया में इट विल बी आवर सराउंडिंग, ओके। तो सिस्टम बेसिकली वो चीज होता है, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स में होता है जिसको हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरी वही चीज आती है सराउंडिंग आ जाती है दूसरी चीज। तो सराउंडिंग इज बेसिकली एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के अलावा जो भी चीज अपने यूनिवर्स में है दैट इज बेसिकली सराउंडिंग, क्योंकि हम लोग उसका स्टडी नहीं करें तो वो अपना चारों तरफ का माहौल हो गया, ओके। और जो कि अफेक्टेड भी है सिस्टम, व्हिच इज अफेक्टेड बाय द सिस्टम, और वो सिस्टम के द्वारा अफेक्ट भी हो रहा है, ठीक है, दैट इज बेसिकली सराउंडिंग, ओके। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि जो हमारा सराउंडिंग है, सारी चीजें सिस्टम के अलावा जो होंगी वो हमारा सराउंडिंग होगा। एंड जो सराउंडिंग है ना बेसिकली ये अफेक्ट भी होगा सिस्टम के द्वारा। कि मान लीजिए जैसे अगर मान लो सिस्टम में आप लोग पढ़ रहे हो कि आपको पानी बॉईल करना है, ठीक है, आपके लिए वो सिस्टम, वो पानी सिस्टम है जो बॉईल हो रहा है, ठीक है। तो वो पानी जब बॉईल हो रहा है उस समय तो उसके लिए सराउंडिंग पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ का माहौल है। तो सोचो कि जब वो पानी गर्म हो रहा है तो वो बॉईल होकर उसका वेपर जो होगा वो जाएगा सराउंडिंग में, ठीक है। तो वो इफेक्ट हो रहा है ना सराउंडिंग से, दैट इज द थिंग, ये डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है। तीसरी चीज हमने को पढ़नी है वो है बाउंड्री, ओके। देखो बाउंड्री बेसिकली कुछ नहीं सोचना है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। सिस्टम एंड सराउंडिंग, बाउंड्री उस चीज को बोलते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो मतलब पढ़ेंगे कि मतलब बहुत सारा इंजन पढ़ेंगे, हीट इंजन पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि मान लो आपके पास ये एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, एक बी कंटेनर है, ठीक है। मान लो इसमें गैस भरा है, इसमें भी बी गैस भरा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मान लो आपके पास पानी है, ओके, पानी है, आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना मान लो बंजन बर्नर है, ठीक है, बंजन बर्नर है, आप इसको हीट कर रहे हैं। तो जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो पहले तो ये देखिए, अगर एक कंटेनर ए है, ठीक है, और इसी के जस्ट मान लो कंटेनर एक सेम ही है, ठीक है, बीच में हम एक बाउंड्री लगा दी, वॉल लगा दी, और इधर ए भर दी और इधर बी भर दी, ठीक है। तो अभी ये वॉल जो है वो आप लोगों को कंटिन्यूअसली दिख रही है, ठीक है, कि अच्छा यहाँ वॉल है और ये सेपरेट करता है ए बी को, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पानी है ये जब गर्म होगा तो आफ्टर रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने चल जाएगा, तो ये वेपर में चेंज हो जाएगा, ना, ये चला जाएगा ऊपर, ये सराउंडिंग में चला जाने लगेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो जब पानी गर्म होगा और ये वेपर स्टेट में फेज में चेंज हो जाएगा, लिक्विड
ये क्या है, डेफिनेट मतलब क्या, एक रेगुलर वे में अरेंज है। डेफिनेट मतलब अपना हो गया रेगुलर, इनडेफिनेट मतलब हो गया इरेगुलर। जैसे देखो ये मान लो ये है पानी गर्म हो रहा है, तो मान लो पानी बॉईल कर रहा होगा। अब तो पानी बॉईल करता है, ऐसे ऊपर उठता है, नीचे आता है, बॉईल कर रहा होगा, तो ये थोड़ा अजीब सा साइज का हो गया ना, बेबी फॉर्म में ये हो गया इसका बाउंड्री का टाइप। बट वही अगर इस केस में देखोगे तो ये अपना ये एकदम एक स्टिक के टाइप का बाउंड्री है, वॉल है, तो ये एकदम डेफिनेट शेप का है, ये इनडेफिनेट शेप का। तो ये डिफरेंस है दो और कुछ नहीं। तो आप लोग ये देखिए। ओके, चलिए तो अब मैं वापस इसको मिटा देती हूँ और दूसरे चीज पे चलते हैं। चलिए अब देखो सिस्टम और सराउंडिंग में क्या है ना कि बेसिकली सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ हमेशा इंटरैक्ट करते रहता है। जैसे पानी गर्म हो रहा है तो वो बाहर के सिस्टम से इंटरैक्ट होगा ना, क्योंकि वो अपना हीट कुछ फ्लो करेगा, कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, कुछ मैटर ट्रांसफर कर देगा वेपर के फॉर्म में। दैट इज द थिंग कि ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे के साथ, मतलब इंटरैक्ट कर रहा है सिस्टम सराउंडिंग के साथ और कुछ बाउंड्री है। ओके, जैसे मान लो ये इस सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, इसके चारों तरफ हवा है, ठीक है, वो उसके लिए सराउंडिंग है, लेकिन ये जो इसका सरफेस होगा ये सरफेस बाउंड्री की तरह एक्ट करेगा ना, सिंपली वही है। तो ये इस इंटरैक्ट कर रहा है ना इसके साथ सराउंडिंग के साथ। जैसे मान लो एक मेटल मान लो, लाइक लोहे को मान लो, ठीक है, आयरन। तो आयरन में रस्ट कैसे लगता है? आयरन तो एक सिस्टम है जिसमें कोई रस्टिंग नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा ना, जैसे ही बारिश पड़ेगी सिस्टम का या फिर कुछ मॉइस्चर होगा या कुछ हवा लगेगी, तो इट विल इंटरैक्ट विद दैट एंड इट विल फॉर्म आयरन का ऑक्साइड, बिकॉज देयर इज ऑक्सीजन इन एयर एंड इट विल कन्वर्ट आयरन टू Fe2O3, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली इंटरैक्शन बिटवीन व्हाट, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अभी हम लोग दूसरा चीज पढ़ने वाले हैं कि डिपेंडिंग अपॉन interaction between system and surrounding, system are divided into 3 types. Okay, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये जो 3 टाइप है ना अपना, ओपन सिस्टम, ये क्लोज्ड सिस्टम, ये अपना हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब इसको 2 चीज के टर्म में डिफाइन किया गया है। एक तो मास ट्रांसफर, दूसरा हो गया अपना एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली पहले तो आप समझ रहे हैं कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो अगर सिस्टम है कोई, तो अगर मास को ट्रांसफर कर दे, मान लो कि कोई एक कंपोनेंट है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बॉइलिंग वाटर का कंटेनर है जो कि खुला है, तो बेसिकली जब आप उसको गर्म करोगे तो वो पानी वेपर बनेगा, H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में था वो अब कन्वर्ट हो गया वेपर फॉर्म में, तो वो अपना मास भी ट्रांसफर कर रहा है ना सराउंडिंग में। तो दैट इज बेसिकली मास को भी ट्रांसफर और कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी ट्रांसफर करेगा ना। तो ओपन सिस्टम के केस में वैसा कैसे जा जाएगा, तो वैसा सिस्टम जो मास भी ट्रांसफर करे, एनर्जी भी ट्रांसफर करे सराउंडिंग को, तो आप उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। अब वैसा सिस्टम जो मास ट्रांसफर नहीं करे बट एनर्जी ट्रांसफर कर दे, उसको आप बोलोगे क्लोज सिस्टम। और वैसा सिस्टम जो अपना मास भी ट्रांसफर नहीं करे और एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं करे, उसको आप बोलोगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कुछ एग्जांपल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बीइंग, ये बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर, ठीक है। ये भी अपना हो गया। और दूसरा सबसे अच्छा ओपन सिस्टम का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, हम लोग।
इंसान। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। ये अपना हम लोगों का क्या है, हम लोगों को गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, जैसे सिस्टम जैसे ही मतलब मान लो वेदर ठंडा हो गया, हम लोगों को भी ठंडा लगना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने लगता है विद दैट वेदर, सामने वाला जो हमारा टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो बेसिकली ये भी ओपन सिस्टम हुआ ना। अब आ जाता है दूसरा अपना आता है क्लोज सिस्टम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा a cup of tea with plate, with cover कह सकते हो कि वैसा मान लो आपके पास एक कप ऑफ टी है, ठीक है, और उसको आप कवर से ढक दिए। तो उस जब आप कप ऑफ टी को कवर से ढक दिए तो अब उस कप ऑफ टी से बस एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकता है कि अगर आप उसको बाहर से छुओ तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन कोई मास तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, इवन तो उसका मॉइस्चर भी बाहर नहीं निकल सकता। रीजन क्या है कि इसको हम लोग ढक दिए, तो इसमें क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है बट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम में हम लोग बात करें तो सिस्टम में आ जाता है थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क के बारे में आप लोग सब जानते हैं। थर्मल फ्लास्क, इसमें आप लोग का ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना तो अपना क्या बोलते हैं मास ट्रांसफर होगा। इसी तरह से वो डिजाइन होता है कि मास भी ट्रांसफर नहीं हो, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो, मतलब कि अपना जो सिस्टम है वो अपना जो थिंग है, जो जिसको आप लोगों को कैरी करना है, वो दोनों तरह से बचा रहे हैं, एनर्जी के भी टर्म में और मास के भी टर्म में। ओके, ये बात हो गई। यही है अपना जो भी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब 1 मिनट के मैं हट जाती हूँ। चलिए, तो अब आ जाते हैं नई चीज पर कि आप किसी सिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे, लाइक हाउ टू डिफाइन अ सिस्टम। कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स के टर्म में पढ़ते चलता है, ठीक है। हाउ टू डिफाइन अ सिस्टम, ठीक है, पॉइंट हाउ टू डिफाइन अ सिस्टम। आप सिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे? तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को वेरिएबल्स की जरूरत होती है, ठीक है, कि जो चेंज हो, ठीक है। ऐसा चीज वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो वैरी करे, ठीक है, कि अगर आप उसमें कुछ इंटरेक्शन करवाओ, कुछ रिएक्शन करवाओ या उसको मारो पीटो तो वो चेंज हो, दैट इज बेसिकली वेरिएबल। जो कांस्टेंट रहेगा वो तो नहीं चेंज होगा। तो किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग को चेंजेस देखनी पड़ती है कि अच्छा वो ऐसे चेंज हुआ तो दैट इज द चेंज, और हम उसको डिफाइन कर देंगे अच्छा वो ऐसा था नेचर में। जैसे मान लो आपके पास कोई आदमी है, आप उसको एक थप्पड़ मारो तो वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे ना कि वो गुस्सैल है या फिर शांत दिमाग का है। भाई कोई एक तो होगा वो पूछेगा आपसे कि ठीक है क्या हुआ भाई, क्यों मारा, दूसरा आपको मारेगा 4 थप्पड़ वापस से, ठीक है, तीसरा 4-5 गाली देके चला जाएगा, चौथा माथा फोड़ के चला जाएगा। तो हर टाइप के आदमी होते हैं। उसी तरीके से अगर हमको सिस्टम को डिफाइन करना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे वैरी करता है, किस चीज में वैरी कर सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को वेरिएबल्स की जरूरत होती है। सो टू डिफाइन अ सिस्टम वी नीड वेरिएबल्स। टू डिफाइन अ सिस्टम वी नीड वेरिएबल्स। और थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज याद रखिएगा, वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स है अपना, उसमें बस एक ही चीज याद रखना है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ओके, और नंबर ऑफ मोल्स। देखो कभी कभी क्या होता है ना, एंट्रोपी को भी वेरिएबल में काउंट कर लेते हैं, ठीक है, बट एंट्रोपी एग्जैक्टली वेरिएबल नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी वेरिएबल में काउंट कर लिया जाता है। बट इसको लिखिए, बट आप लोग मतलब कंसिडरेशन में CPV को लीजिएगा। तो जब इन सब के बारे में पढ़ोगे ना तो ये अपना आ जाता है क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्यों क्लोज सिस्टम बोलते हैं? और जब इसके बारे में पढ़ोगे ना TPV एंड, तो इसको बोलेंगे अपना ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। एंड अपना हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस बेसिकली। भी अपना हो गया वॉल्यूम, इसके अंदर वो रखा हुआ है कोई भी सिस्टम, ठीक है, दैट में भी 1 किलो पानी, ठीक है, 1 किलो कोई गैस है, सम अमाउंट ऑफ गैस। P अपना हो गया प्रेशर, 1 atm 2 atm एनीथिंग। C अपना क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। और S को मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन कर ही दिया था, इट्स बेसिकली एंट्रोपी। तो ये एक टाइप का प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, बट हाँ कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको वेरिएबल के टर्म में लिख दिया। तो एंट्रोपी किसको बोलते थे, याद होगा शायद, बेसिकली डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ व्हाट,
कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक आइडियल गैस का सिस्टम है, कंटेनर है, तो कंप्रेशन कब होगा और एक्सपेंशन कब होगा? जब आप बोलोगे कि ओके सिस्टम है, जो हमारे पास जो हमारा सिस्टम है उसको हम गर्म कर रहे हैं और वो चेंज हो जा रहा है कुछ वो, और उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, जैसे इस तरीके से देखो, ठीक है, मैं बताऊंगी उसको अभी तुरंत इसके बाद बताऊंगी। तो अगर मान लो सिस्टम में टेम्परेचर भी वैरी कर रहा है, प्रेशर भी वैरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वैरी कर रहा है, तो आप उसको बोलोगे क्लोज सिस्टम। लेकिन वही उसके साथ जो नंबर ऑफ मोल्स, बेसिकली मास को बताता है ना, नंबर ऑफ मोल्स किससे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। आप लोग मोल्स कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे कि n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो बेसिकली वो मोल्स का रेशियो, मास का रेशियो है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि मास भी वेरी कर रहा है, अगर मास वेरी कर रहा है इसका मतलब सिस्टम खुला है, तभी तो मास निकल रहा है ना सिस्टम से, ठीक है, तो इसीलिए ये ओपन सिस्टम हो जाएगा जब चारों वेरी कर जाएगा, जब तीन वेरी करेगा दैट विल बी क्लोज सिस्टम। ओके, सो आप लोग देख लीजिए इसको। ओके, तो अब आते हैं हम लोग एक दूसरे चीज पर, इसी को बताना है कि ओपन सिस्टम कैसे है, क्लोज सिस्टम कैसे है। चलो मान लो लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, इस टाइप का कंटेनर है, दो कंटेनर है, ठीक है, मैंने दो कंटेनर ले लिया, ठीक। अब इन दो कंटेनर में कुछ अमाउंट ऑफ गैस भरा है, ठीक है, इसमें भी मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ गैस भरा है, ठीक है। इसका मान लेते हैं मैं वॉल्यूम कुछ V1 था, इसका मान लेते हैं मैं इसका भी वॉल्यूम कुछ V1 है, ठीक है। अब देखो, अब इस पे कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर से पिस्टन लिए जो इस पे प्रेशर लगा रहा है, पिस्टन, ठीक है, और यहां पर भी मैंने पिस्टन ले लिया, जो कि ऊपर से प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। एक तो अभी ये अगर गैस है, ठीक है, मान लो ये गैस है, तो इसमें भरा हुआ है, इस कंटेनर्स में जो गैस भरा हुआ है, ठीक है, तो ये तो पहले इस बॉल के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, इधर से भी ऐसे इंटरैक्ट कर रहा होगा, ऐसे इंटरैक्ट कर रहा होगा, दूसरा ये भी मतलब सेम टू सेम वैसे इंटरैक्ट कर रहा होगा, बॉल के साथ टकरा रहा होगा, खुद में टकरा रहा होगा, इससे ऐसे टकरा रहा होगा, ठीक है। तो जब हम पिस्टन से इस पर प्रेशर लगाएंगे, मान लो ऊपर से एक तो कुछ इसका इंटरनल प्रेशर हुआ, क्या एक इंटरनल प्रेशर होगा जो ये खुद की वजह से जनरेट कर दैट इज P इंटरनल, और इसके पास में खुद का कुछ प्रेशर होगा P इंटरनल, और अब हम इस केस में मान लो कि अब बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज आवर क्या P एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर का प्रेशर क्या हो गया P एक्सटर्नल हो गया, और इस केस में भी बाहर का केस क्या हो गया अपना P एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, P एक्सटर्नल। तो अब हम क्या किए, इस केस में जो हुआ एक तरह से मान लो एक मोमेंट के लिए मान लो, तो ये P इंटरनल है ना, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगा, और जो अपना ये P इंटरनल जो हो गया, अंदर का प्रेशर जो हो गया वो ग्रेटर देन P एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, ये इतना इंटरैक्ट करने लगा कि जो बाहर से अपना प्रेशर लगा रहा है ना वो ज्यादा नहीं लग पा रहा, इससे कम प्रेशर लगा, ठीक है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये सिस्टम ऊपर उठ जाएगा, तो ये प्रेशर ऊपर वाला कम होते जा रहा है और वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, नया वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा दैट इज V2, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ, जो अंदर वाला प्रेशर था ना वो ज्यादा नहीं हुआ था, वो थोड़ा कम ही था, वो ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से, या फिर वॉल से भी इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे, तो इस केस में क्या हो गया ना P इंटरनल अपना लेस है देन P एक्सटर्नल, तो इस केस में क्या हो गया ना, ये जो वॉल्यूम था ये और डिक्रीज कर गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये जो नया मोटा आपको दिख रहा है ना, नया बन गया V2, ठीक है। तो अभी दूसरा चीज क्या हो गया, अगर V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम इनिशियल था, ठीक है, अपना इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, और ये V2 अपना क्या है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, क्या आफ्टर अप्लाइंग सम प्रेशर, ठीक है, बाहर से कुछ ये पिस्टन बेसिकली प्रेशर
टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अभी देखो प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम वैरी कर गया ना। अगर हम प्रेशर को बनाएंगे तो वॉल्यूम भी वैरी करेगा ना, प्रेशर को वैरी कराएंगे। ठीक है, तो दो प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन इज व्हाट, अभी इस केस में क्या हुआ, वॉल्यूम पहले इतना था, कम था और बढ़ गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक्सपैंड किया ना गैस, थोड़ा ऊपर बढ़ गया, तो दैट इज बेसिकली एक्सपेंशन। दो प्रोसेसेस आपको थर्मोडायनामिक्स में अंडर पढ़नी है, एक एक्सपेंशन है, दूसरा अपना है कंप्रेशन। इस केस में क्या हुआ कि पहले V1 इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, घट के V2 इतनी सा आ गया, छोटा हो गया, मतलब ये इसका वॉल्यूम, दैट इज बेसिकली कंप्रेशन। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, टोटल स्पेस कवर्ड बाय एनीथिंग, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम। अभी इसका जो अपना स्पेस है वो जो कवर कर रहा है वो कम हो गया है, दैट इज बेसिकली कंप्रेशन। तो दो चीज पढ़ना है अपने लोग को, क्या, थर्मोडायनामिक एक्सपेंशन एंड द सेकंड थिंग वाज थर्मोडायनामिक कंप्रेशन। ये चीज आप लोग को नोट कर लो जो करना है। चलो अब हम लोग आते हैं तीसरी चीज पे, पॉइंट बाय पॉइंट में पढ़ाती चली जाऊंगी। अब आ जाते हैं दूसरी चीज है, दूसरा पॉइंट है बेसिकली थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज या फिर पोटेंशियल। तो ये बेसिकली डिफाइन करता है स्टेट ऑफ सिस्टम को, कि आप जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज हैं वो सिस्टम किस स्टेट में है, कैसा है, उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज या फिर आप इसको पोटेंशियल भी बोलोगे। पोटेंशियल इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी में चेंज है, दैट इज बिकॉज इट्स नोन एज पोटेंशियल। तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज क्या है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, it is used to define the state of a system, define the state of a system। ठीक है, ये सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ओके, जैसे हमारे पास है ये चार ही थर्मोडायनामिक पोटेंशियल अपना चार है, ठीक है, 3 and 4। पहला है अपना, वेट फॉर अ मिनट, पहला है अपना सॉरी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं आप लोग बताइए। इंटरनल एनर्जी इन ऑल, इंटरनल से समझ में आ रहा है कि इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। known as internal energy and it is denoted by a term and that is U। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक एटम है, ठीक है, एटम के अंदर बहुत सारा फोर्स लगता होगा, ठीक है, बहुत सारा, एक रिपल्सिव फोर्स है, इंटरैक्टिव फोर्स है, ठीक है, मतलब मान लीजिए हमारे पास एटम है, ठीक है, इसके अंदर प्लस चार्ज है, ठीक है, बहुत सारे प्लस चार्ज है, बाहर न्यूक्लियस के चारों तरफ माइनस चार्ज घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिसको आप लोग बोलते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली। अब सोचो इस इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा होगा, रिपल्सिव फोर्सेस, इसलिए अब इस प्लस माइनस के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स कर रहा होगा काम, ठीक है, तो दैट इज इंटरनल एनर्जी, आप इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इनसाइड द सिस्टम जो भी एनर्जी रहती है आप उसको बोलते हो इंटरनल एनर्जी। तो ये अपना सबसे पहला थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, पोटेंशियल, ठीक है। अब आते हैं दूसरे thermodynamic quantity पे, and that is our second one, and that is basically our enthalpy। enthalpy, अब enthalpy किसको बोलते हैं, enthalpy is nothing but it is only total heat content of the system। अभी किसी भी सिस्टम में कितना हीट कंटेंट है टोटल, उसको बोलते हैं हम लोग enthalpy, total heat content of the system। कि आपके पास एक सिस्टम गिवन है, उसमें कितना हीट कंटेंट है, हीट प्रेजेंट है, इसको आप बोलोगे क्या, सिस्टम एंथैल्पी बोलोगे। दूसरी चीज अपनी है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और इसको डिनोट करते हैं अपना ई से। किससे डिनोट करते हैं, ई से, सॉरी ए से डिनोट करते हैं, ए से। ओके, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ये बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, ये बेसिकली वर्क डन को बताता है, कितना
वर्क डन हुआ है और क्या क्या कंडीशन ये है। तो मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। आप लोगों को बस इतना याद रखना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट था। इस कंडीशन में मैक्सिमम जो वर्क डन करता है सिस्टम वर्क करता है, दैट इज बेसिकली अपना हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। और चौथा जो है अपना वो है चौथा है अपना गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये भी अपना क्या करता है ना, कुछ नहीं, ये भी वर्क डन के बारे में बात करता है। तो ये बताता है मैक्स वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, कुछ नहीं है, बस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो मैक्सिमम वर्क डन होती है दैट इज बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट इज ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्वांटिटी। आप लोगों को अगर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्वांटिटीज के बारे में पूछे, दैट इज बेसिकली 4 इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ओके ओके फाइन, चलिए देखिए अब एक दूसरा पॉइंट आ जाता है अपना थर्मोडायनामिक फंक्शंस। थर्मोडायनामिक फंक्शन, और इसको आप लोग स्टेट फंक्शन थर्मोडायनामिक फंक्शन ठीक है, थर्मोडायनामिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये भी बेसिकली चेंज को बताता है। ठीक है, कि मान लीजिए ड्यूरिंग अ प्रोसेस कोई काम हो रहा है और जो स्टेट का चेंज है उसको जो डिफाइन करता है वो बेसिकली थर्मोडायनामिक फंक्शन है। द चेंज ऑफ स्टेट को डिफाइन करने वाली चीज, जैसे मान लो अपने पास एक ए कोई सिस्टम है, ठीक है, ऐसा बन रहा है और वो बी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज बेसिकली व्हाट। अब इस समय में क्या हुआ होगा, कुछ टेम्परेचर मान लो T1 रहा होगा, ठीक है, और थोड़ा देर के बाद मान लो टेम्परेचर का यहाँ लॉस हो गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, फिर T2 में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस केस में क्या डेल्टा T निकाल सकते हो ना, T2 माइनस T1 करके कि क्या टेम्परेचर में चेंज आया था। तो बेसिकली ये जो सिस्टम चल रहा है टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से A to B में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब ये जो प्रोसेस है वो किसका फंक्शन है, प्रोसेस जो हो रहा है A to B में कन्वर्जन का, ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम A to B, from A to B is basically function of temperature। मान लो यहाँ पे कुछ प्रेशर P1 था और P2 में यहाँ कन्वर्ट हो गया, मान लो इसका वॉल्यूम V1 था, यहाँ V2 में चला गया, मान लो यहाँ पे इसका इंटरनल एनर्जी U1 था, यहाँ पे जाके इसका U2 हो गया, मान लो इसका इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी H1 था, यहाँ पे H2 हो गया, मान लो इसका यहाँ पे A1 था अपना हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, यहाँ पे A2 हो गया, वैसे में G2 हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे आके G1 हो गया। तो ये सारा चीज जो चेंज ऑफ स्टेट को डिफाइन कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, दैट इज बेसिकली आवर। तो अभी हम लोग ये जो प्रोसेस है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर में चेंज होने के साथ चेंज हो रहा है, प्रेशर है, H के एंथैल्पी के फंक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी का, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का, टू मेनी थिंग्स, दैट इज बेसिकली थर्मोडायनामिक फंक्शन, जो आपको बताता है कि अच्छा चेंज ऑफ जो स्टेट हुआ है वो प्रेशर में इतना चेंज लाने की वजह से हुआ है, या फिर अपने वॉल्यूम में इतना चेंज लाने की, प्रेशर में चेंज होने की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो गया, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो जाएगी, दैट इज द थिंग। ठीक है, बस यही है चीज। अब मान लो हमारे पास, और देखो वर्क और थर्मोडायनामिक फंक्शन में वर्क और हीट भी आ जाता है। मान लो कि यहाँ पे था, अगर यहाँ पे सिस्टम है तो यहाँ पे आपको कुछ वर्क डन कराना होगा तभी तो बी में गया होगा, तो काम कराने की वजह से बी में गया, तो ये भी चीज आया काम करवाने की वजह से, दैट इज बेसिकली वर्क डन को भी आप फंक्शन बोलोगे। अब कुछ हीट भी तो रिलीज हुआ होगा, आया होगा, कुछ देना पड़ा होगा, कुछ देना पड़ा होगा, तो हीट में भी चीज चेंज करने की वजह
भी क्या आ जाता है, ये फंक्शन नहीं आ जाता। तो अब देखो इस हिसाब से थर्मोडायनामिक फंक्शन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो अपना स्टेट एक डिफाइन कर दिया स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन। दूसरा अपना डिफाइन कर दिया गया पाथ फंक्शन। तो जो अपना स्टेट फंक्शन होगा ना, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जैसे पिछली बार आपने देखी फाइनल, अगर मान लो ए से शुरू हुआ बी पे जाके देखा, ठीक है, तो ए टू बी, ए और बी को देख के हमको बताना है कि अच्छा इस ये चेंज हुआ है स्टेट, दैट विल बी बेसिकली स्टेट फंक्शन। बट ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ कवर्ड irrespective of the path covered to reach the final system, to reach or attain the final state of the system। ठीक है, कि अब ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि जो अपना सिस्टम था वो A to B में चेंज हुआ, ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ है ये इस तरीके से जाके चेंज हुआ है या इस तरीके से जाके या इस पाथ, मतलब मान लो ए बी सी किस पाथ को कवर करके खत्म हुआ, इस पे नहीं, इससे डिपेंड करता है। अब ये ए क्या है बी क्या है इस पे डिपेंड करता है ये स्टेट फंक्शन। तो इसमें अपना सारा आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एच जी ए यू एवरीथिंग, ठीक है, कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। बट पाथ फंक्शन में अपने दो ही चीज आते हैं, ठीक है, कि ये जो है इसका डेफिनेशन लिखोगे, डिपेंड्स ऑन द पाथ कवर्ड टू रीच फाइनल स्टेट irrespective of इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि अभी ये कौन सा पाथ कवर करके गया है। ओके, ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, उस पर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। और इसका बस दो ही एग्जांपल है, आप लोग बस दो एग्जांपल याद रखिएगा, एंड दैट इज आवर बस एग्जांपल में याद रखिए, वर्क और हीट, ठीक है। वर्क W क्या है अपना, वर्क है, Q क्या है अपना, हीट है, हीट, ठीक है। वर्क एंड हीट दो ही चीज है जो अपना डिपेंड करता है पाथ कवर्ड पे। देखो अपने पास एक कोई सिस्टम है, A बदल के B सिस्टम में जा रहा है, तो काम जो है ये बेसिकली इस पे वर्क हो रहा है कुछ चेंज की वजह से। तो जो काम है वो डिपेंड इसी पे करेगा ना कि ये कैसे जा रहा है। मान लो अभी इसमें कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कि अभी मान लो ये अगर मान लो गैस का कंटेनर है, उसमें गैस है और उसको वर्क कराना है, आपको उसको हीट कराना है, तो वैसे वो मतलब वो कितना काम कर रहा है कैसे पता चलेगा, अगर वो कितना मतलब अपने वॉल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, खुद में कितना इंटरैक्ट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को इंप्रूव करा रहा है, अपनी जो उसके मोशन की एनर्जी होगी उसको कितना इंप्रूव करा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा ना कि कितना वर्क हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा ना कितना कोलिजन की वजह से कितना हीट जनरेट हुआ है। दैट इज द थिंग कि ये जो पाथ फंक्शन है ये वर्क और हीट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वर्क हुआ कैसे, किस इंटरेक्शन की वजह से। लेकिन ये सब जो है ना, ये टेम्परेचर यहाँ था T1 और यहाँ T2, चेंज कितना हुआ उस पर डिपेंड करता था, बट ये डिपेंड करता है किसमें, पाथ कवर्ड पे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक्सेप्ट वर्क एंड हीट सब कुछ अपना स्टेट फंक्शन है, वर्क और हीट ही अपना बस पाथ फंक्शन है, ओके, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, कि पाथ कवर्ड कैसे हुआ, ठीक है, टू रीच फ्रॉम A to B, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा सा एग्जाम्पल पढ़े होंगे था किसमें, आई गेस हाँ फिजिक्स में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कि राम है, कोई राम है, ठीक है, यहाँ पे राम जी हैं, ठीक है, कहानी वाला नाम है समझ लीजिए, और ये सीता जी हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये राम जी का अपना जगह है जहाँ पे वो रहते थे, और ये सीता जी कहाँ है, सीता जी के रावण के पास। अब राम जी तो बहुत सारा रास्ता ढूंढ रहे थे, ठीक है, सीता जी के पास पहुंचे,
डिस्प्लेसमेंट। आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हो कि जो हमें बेसिकली शॉर्टेस्ट वे बताता है पहुंचने का, और डायरेक्ट बस डिपेंड करता है कि वो कहाँ है और इनिशियल स्टेट कहाँ है, फाइनल स्टेट कहाँ है, वहाँ पे। और दूसरा जो डिस्टेंस है वो इधर उधर इधर, ये सारा चीज जो है ना कि बस ये पाथ है, अलग अलग पाथ पर डिपेंड करता है कि वो कोई भी पाथ हो सकता है। दैट इज बेसिकली डिस्टेंस। तो यही अपना डिफरेंस है स्टेट फंक्शन और वर्क पाथ फंक्शन में। जो डिस्टेंस है वो वर्क किसकी तरह करेगा, पाथ फंक्शन की तरह वर्क करेगा। ये पाथ पे डिपेंड करता है कि कैसे पाथ गया है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेट का, फाइनल स्टेट का, सामने सामने देख लो कौन सा रास्ता जाता है भाई, ठीक है। दैट इज अपना डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बारे में, किसकी तरह है, स्टेट फंक्शन बेसिकली की तरह वर्क करेगा। ये डिपेंड किस पे किया, इनिशियल स्टेट पे किया और फाइनल स्टेट पे किया। ओके, दैट इज द थिंग जो कि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे और अभी ये मैंने केमिस्ट्री में भी थोड़ा करा दिया। तो थैंक यू। अब इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करती हूँ और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल स्क्वायर, जिसके बारे में आप लोग शायद थोड़ा सुने भी होंगे। तो मैक्सवेल स्क्वायर बेसिकली क्या है कि इतना जानने के बाद आप थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूलेज को सब कुछ को डिराइव कर सकते हो थ्रू मैक्सवेल स्क्वायर। वो एकदम करेक्ट डेरिवेशन होती है। तो दूसरा टॉपिक अब जो अगले लेक्चर में आएगा दैट विल बी आवर मैक्सवेल स्क्वायर। मैक्सवेल स्क्वायर और मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियोस को जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, देखिए, पढ़िए अच्छे से बार बार। ओके, थैंक यू। और हो सके तो इसको बार बार रिवाइज करिए, नोट्स कवर करिए।